सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हमने पढ़ लिए थे और तीसरे चैप्टर में जो तीसरा चैप्टर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें हमने देख लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, इसका प्रयोग, लाभ और इसके प्रकार क्या क्या हैं और मुख्यतः जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कौन कौन से होते हैं। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वह हम पढ़ रहे हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के बारे में हम पढ़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी में हमने देख लिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का परिचय, उसकी विशेषताएं और उसका जो वेलकम स्क्रीन होता है, वो जो उसका लॉगिन डेस्कटॉप होता है और साथ ही स्टार्ट मेन्यू, फिर फाइल और फोल्डर का प्रबंधन कैसे मैनेजमेंट किया जाता है फाइल और फोल्डर का। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें सिस्टम प्रबंधन, सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, तो यह आपकी लास्ट क्लास होगी और यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर तीसरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपके 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और बचेंगे केवल 2 चैप्टर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो क्लास है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर ही देख लीजिए। सभी क्लासेस जो हैं वह इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे से लिंक है। आप शुरू से क्लासेस पढ़ते आओगे तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो शुरू की क्लासेस अगर आपकी मिस हो गई हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो आप सभी वीडियोस को देख पाओगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, सिस्टम प्रबंधन, सिस्टम मैनेजमेंट। तो क्या होता है सिस्टम प्रबंधन? विंडोज प्रशासनिक उपकरण, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का एक संग्रह है जिसका उपयोग हम स्थानीय, लोकल, दूरस्थ, रिमोट कंप्यूटर प्रणाली प्रबंधित करने में कर सकते हैं। ये उपकरण के एकल कंसोल, सिंगल कंसोल में व्यवस्थित होते हैं जिसके द्वारा हम प्रशासनिक गुणों को आसानी से देख सकते हैं तथा साथ ही साथ इसके द्वारा हम आसानी से उन सभी उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर प्रबंधन कार्यों के लिए आवश्यक हो। तो सिस्टम प्रबंधन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट उपकरण होते हैं, टूल होते हैं जिसके द्वारा हम लोग सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा और अच्छे से हम अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल की ही बात मैं करूं, स्कूल में क्या होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। स्कूल में जो भी मैनेज करना होता है, जो भी प्रबंधन करना होता है, मतलब विद्यालय कब से शुरू होगा, कब कौन सी क्लास होगी, कौन से क्लास में कौन से क्लास टीचर होंगे, कौन कौन से टीचर होंगे, कौन सा टीचर कब पढ़ाने जाएगा, कब कौन सा टीचर कहाँ पे रहेगा और किस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम होंगे स्कूल में, ये सारी चीजें मैनेज कौन करता है? ये सारी चीजें मैनेज स्कूल में मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मैनेजमेंट आपके कंप्यूटर में दिया रहता है जिसमें ढेर सारे उपकरण, टूल्स दिए रहते हैं। जैसे मोबाइल में आपके सेटिंग दी रहती है, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर को प्रबंधन के लिए कंप्यूटर प्रबंधन कंसोल दिया रहता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रबंधन कंसोल, यह क्या है, पूरा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो विंडो आप देख पा रहे हैं यह क्या है, यह कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल है। कंप्यूटर प्रबंधन कंसोल क्या होता है, देखिए कंप्यूटर प्रबंधन कंसोल की विंडो 2 भाग में विभाजित होती है। बाएं भाग में कंसोल ट्री होता है और दाएं भाग में विवरण। जब कंसोल ट्री के किसी आइटम पर क्लिक करते हैं तो आइटम की जानकारी का सारा विवरण दाएं भाग में कंट्रोल ट्री प्रदर्शित होता है। अब देखिए यह होता है कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल। अब इस विंडो को देखिए 2 भाग में बटी हुई है इस तरीके से। इधर जो है वह कंसोल ट्री है, मतलब कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, सिस्टम टूल्स आ रहे हैं, स्टोरेज आ रहा है, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन आ रहा है। अब इसके अंदर अंदर इस तरीके से जैसे ट्री में शाखाएं होती हैं वैसे ही 3 मुख्य शाखाएं हो गई, फिर इनकी शाखाएं इस तरीके से हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए क्या बाएं भाग को ट्री बोल दिया जाता है। ठीक है, कंसोल ट्री होता है बाएं भाग में और दाएं भाग में जब भी आप कंसोल ट्री के किसी भी इस पे क्लिक करेंगे तो
उसका जो पूरा ब्यौरा है वो यहाँ दाहिने तरफ शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब कंप्यूटर प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक उपकरणों को कंसोल ट्री में 3 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 भागों में, अभी इसको ध्यान से आप देखेंगे फिगर को, तो 3 मुख्य पार्ट आपको दिख रहा है। जो माइनस माइनस दिख रहा है, जो माइनस माइनस आपको 3 दिख रहे होंगे, माइनस माइनस, ये एकदम लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में दिख रहा है, देखिए। तो ये क्या हो जाते हैं, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। पहले में सिस्टम टूल्स होता है, दूसरे में स्टोरेज और तीसरे में सर्विसेज एवं एप्लीकेशन। इन्हीं तीनों के द्वारा सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विंडोज आधारित लोकल कंप्यूटर पर कंप्यूटर प्रबंधन शुरू करने तथा उपयोग के चरण स्टेप्स निम्नलिखित हैं। अब किसी भी, जैसे विंडोज एक्सपी आप यूज कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर प्रबंधन कोई काम करना है, कोई कंप्यूटर मैनेजमेंट का काम करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल पैनल आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट पर डबल क्लिक करें। जब स्थानीय लोकल कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो प्रदर्शित होगी। अब आपके स्थानीय कंप्यूटर के लिए मैनेजमेंट विंडो प्रदर्शित होगी। तो इतने क्लिक्स के बाद आपका जो कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला कंसोल है वह खुल जाएगा। अब इसके बाद देखिए कंसोल ट्री में सिस्टम टूल्स, स्टोरेज या सर्विसेज, एप्लीकेशंस, कंटेनर का विस्तार करें, जिससे आपको इनके टूल्स और सर्विसेज दिखेंगे। तीसरा देखिए, टूल्स का उपयोग करने के लिए जिस भी आइटम को चाहें उस पर क्लिक करें, उसके बाद उससे संबंधित जानकारी को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें। तो ये हो गए, अगर आपको एक्सेस करना है ये वाला कंसोल कंप्यूटर में कैसे खुलता है, तो इस तरीके से ये 2 स्टेप में खुल जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। फिर आप देखिए, अगर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने तथा उस कंप्यूटर प्रबंधन का उपयोग करने के चरण इस प्रकार हैं। दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने तथा उस पर कंप्यूटर प्रबंधन करने का, अब किसी और कंप्यूटर का आपको चेंजेस करना है, मैनेजमेंट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो देखिए, पहले स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर क्लिक करें, उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट पर डबल क्लिक करें। तो ये तो पहला स्टेप तो सेम हो गया, वहां तक आपको आना है। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला जो कंसोल है, विंडो है, यहाँ तक तो आपको आना ही है। आप चाहे अपने कंप्यूटर का करना चाहें या किसी और कंप्यूटर का करना चाहें। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो स्टेप होगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकल पर राइट क्लिक करें, इसके बाद कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर पर क्लिक करें। ऐसे कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकल पर आप राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, जब आप राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शंस खुल के आएंगे। ऑप्शंस में आप देखिए, पहला ही ऑप्शन है कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर, इस पे आप क्लिक करोगे तो अनदर कंप्यूटर के ऑप्शन पर क्लिक करें तथा इसके बाद जिस भी कंप्यूटर से आप जुड़ना चाहते हैं तथा जिसका दूरस्थ रिमोटली प्रबंधन करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। यदि आपको नाम नहीं पता है तो आप उसका पता लिखने के लिए ब्राउजर पर क्लिक करें। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें और जिस भी कंप्यूटर से आपको जुड़ना है उस पर क्लिक करें। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें, जिससे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो पे आ जाएंगे। अब आपके कंप्यूटर पर दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर की कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो प्रदर्शित होगी। तो इस तरीके से दूसरे कंप्यूटर जो हमारे नेटवर्क में रहेगा उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर प्रबंधन किस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद देखिए, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन। तो कंप्यूटर को ओपन करने के निम्नलिखित चरण है। पहला चरण है, सर्वप्रथम ऑन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पावर ऑन करेंगे, जहां पे आपने कंप्यूटर को सप्लाई दे रखा है, पावर सप्लाई। तो सर्वप्रथम पावर बटन को ऑन करेंगे सीपीयू में, जिससे सीपीयू ऑन हो जाता है तथा कंप्यूटर के मॉनिटर पर वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहला चरण होता है, आपको सीपीयू को ऑन करना होता है, और साथ ही अगर मॉनिटर अलग से ऑन करना पड़ता है तो मॉनिटर को भी ऑन करना पड़ेगा। फिर दूसरा चरण देखिए, मॉनिटर पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें यूजर नेम तथा पासवर्ड डालकर के इंटर
बटन दबाते हैं, कुछ समय बाद कंप्यूटर पर डेस्कटॉप स्क्रीन प्राप्त होती है तथा अब यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जब विंडो लोड हो जाती है तो एक आपको लॉगिन कराया जाता है, जैसे वेलकम स्क्रीन पे क्या होता है, आपको लॉगिन कराया जाता है। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिख जाती है। जब डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिख जाए इसका मतलब कि कंप्यूटर रेडी टू यूज है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब कंप्यूटर को बंद करने का चरण देख लीजिए। तो कंप्यूटर को बंद करना किस तरीके से बंद करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं जिससे डेस्कटॉप पर डायलॉग प्रदर्शित होता है, जिसमें शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे कुछ समय बाद कंप्यूटर बंद हो जाता है। कंप्यूटर को बंद करने की यह दूसरी विधि है। इसमें ऑल्ट F4 बटन को एक साथ दबाते हैं जिससे डेस्कटॉप पर एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें शट डाउन ऑप्शन को सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक करते हैं जिससे कंप्यूटर बंद हो जाता है। ओके पे क्लिक करके कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके आपने देख लिए कंप्यूटर को बंद करने के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है हमको, कंट्रोल पैनल एवं रिसाइकल बिन। कंट्रोल पैनल पे कैसे काम करते हैं और रिसाइकल बिन पे, तो देखिए कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक भाग है जो यूजर एप्लेट्स के माध्यम से मूलभूत सेटिंग व्यवस्था तथा कंट्रोल को देखने तथा उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है, जैसे हार्डवेयर को जोड़ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल करना, यूजर के अकाउंट को नियंत्रित करना इत्यादि। तो आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कंट्रोल पैनल मतलब कंप्यूटर में एक ऐसी जगह जहां से आप विभिन्न चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। नया हार्डवेयर अगर आपको जोड़ना है, मान लेते हैं प्रिंटर आपको जोड़ना है आपके सिस्टम में, या फिर कोई भी चीज जोड़ना है तो यहाँ से होगा। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर यूजर जितने हैं उनके अकाउंट्स को नियंत्रित करना है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, कंट्रोल पैनल पे दी रहती हैं। आगे देखिए कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर सेटिंग के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ उपयोगी सेटिंग्स विकल्प निम्न है। पहला डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग, फैक्स एवं प्रिंटर सेटिंग। देखिए डिवाइसेस कौन कौन सी मुख्यतः जुड़ी रहती हैं, जो मेनली कंप्यूटर से जुड़ता है, जो इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी और आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे माउस कीबोर्ड तो बहुत ही मुख्य हो जाता है, और उसके बाद प्रिंटर। तो ये डिवाइसेस हो जाती हैं। और दूसरा देखिए फॉन्ट्स, किस तरीके से चीजें आपको दिखाई देंगी, टेक्स्ट वगैरह ये किस में आते हैं, फॉन्ट्स में आते हैं। तो पहला देखिए डिवाइस मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, विभिन्न डिवाइसेसों की सेटिंग कंट्रोल पैनल में की जा सकती है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सेटिंग दी गई है। अब ये आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आप कंप्यूटर को खोल के भी देखिएगा तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए पहला है माउस सेटिंग, दूसरा है कीबोर्ड सेटिंग, तीसरा है फैक्स एवं प्रिंटर सेटिंग। पहला माउस सेटिंग में देखिए तो कोई भी व्यक्ति माउस को विभिन्न तरीके से अपने अनुसार प्रयोग करता है, जैसे कोई माउस बटन के फंक्शंस को घुमा करके माउस पॉइंटर को अधिक विशिष्ट हाईलाइट दिखाने के लिए माउस पहिए की स्क्रॉल गति को कम कर देता है। तो माउस सेटिंग में बहुत सारी चीजें, माउस की सेंसिटिविटी मतलब थोड़ा सा आप कर रहे हो तो ज्यादा दूर जाए, तो ये सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं। और उसके बाद जो बटन्स होती हैं लेफ्ट राइट, उनका भी जो काम होता है वो भी चेंज किया जा सकता है। और जो पहिया लगा रहता है माउस में वह भी किस गति से काम करेगा ये भी चेंज किया जा सकता है। तो माउस बटन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, माउस प्रॉपर्टीज खोलने में स्टार्ट बटन, माउस प्रॉपर्टीज, कंट्रोल पैनल, सर्च बॉक्स में टाइप माउस। अब देखिए बटन टैब पर क्लिक करके आगे दिए हुए बिंदुओं में से कोई एक प्रक्रिया करें। दाएं या बाएं माउस बटन के फंक्शंस को इधर उधर करने के लिए बटन विन्यास कॉन्फ़िगरेशन की प्राथमिक या द्वितीयक बटन चेक बॉक्स को चुनें। भी देखिए डबल क्लिक करने के तरीके में बदलाव के लिए स्पीड स्लाइडर को धीमे, स्लो, तेज, फास्ट पर ले जाएं। क्लिक लॉक के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रदर्शित या खींचे हुए आइकन को हटाने के लिए माउस बटन को बिना छोड़े चलाते हैं। टर्न ऑन क्लिक बॉक्स चेक बॉक्स को चुनें।
और तीसरा ओके क्लिक करें। ठीक है, अब दूसरा देखिए, माउस पॉइंटर के डिजाइन लुक को बदलने के लिए, जो माउस का पॉइंटर है उसके लुक को आप बदलना है। माउस पॉइंटर जनरली इस तरीके से दिखता है, आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है, लेकिन इसको अगर आपको बदलना हो तो आप क्या करोगे, तो देखिए, माउस प्रॉपर्टीज खोलने के लिए स्टार्ट बटन, फिर माउस प्रॉपर्टीज, कंट्रोल पैनल, सर्च बॉक्स में टाइप माउस। अब दूसरा पॉइंटर टैब पर क्लिक करें, फिर निम्न क्रिया में से कोई एक करें। देखिए, सभी पॉइंटर को नया रूप देने के लिए स्कीम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, नए माउस पॉइंटर योजना पर क्लिक करते हैं। जो भी पॉइंटर आपको चाहिए होता है जिस तरीके का, वहां पे आपको कई सारे पॉइंटर दिखेंगे, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक विशेष पॉइंटर को बदलने के लिए अपने अनुसार उस पॉइंटर पर क्लिक करें जिसे आप सूची में बदलना चाहते हैं। ब्राउज पर क्लिक करके जिस पॉइंटर को आप प्रयोग करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके फिर ओपन क्लिक करें, तीसरा ओके पे क्लिक करें, वह जो पॉइंटर होगा वह चेंज हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये सारी क्या है, सेटिंग्स हैं आपके लिए। तरह तरह की चीजें जो ऑप्शंस दिया रहता है कंप्यूटर में, उसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिकल करके भी देखना चाहिए जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करके चीजें आप देखिएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कंप्यूटर को खुद आप ओपन करिएगा और यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उनको करके आप देखिएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से आप स्टेप्स खुद समझ जाओगे। स्टेप्स अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछता भी है तो आप उसको लिख लोगे। इसके बाद देखिए कीबोर्ड सेटिंग, तो कीबोर्ड सेटिंग किसी उपयोगकर्ता के द्वारा कीबोर्ड के बटन कीज के दबाने के तरीके पर निर्भर करता है कि वह कितनी देर तक की दबाता है, जिससे टाइप किया अक्षर बार बार लिखने लगता है। ठीक है, तो कीबोर्ड में भी कई सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे एक की को आप प्रेस करते हो तो वो एक बार लिखती है, लेकिन दबाए रखते हो तो वो जल्दी जल्दी उसी लेटर को, उसी अक्षर को बार बार लिखने लगती है। तो वह कितनी देर बाद लिखने लगेगी, ये सारी सेटिंग्स भी आप कीबोर्ड में कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न सेटिंग विकल्प जो निम्न है। पहला देखिए, कीबोर्ड के अक्षर दोहराने के पहले डिले को बदलना। कीबोर्ड के अक्षर दोहराने के पहले डिले को बदलना, कितना डिले होगा तो वह दोबारा लिखने लगेगा। देखिए, कीबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, फिर कीबोर्ड। इसके बाद कैरेक्टर रिपीट के अंतर्गत अक्षर दोहराए जाने वाले स्लाइडर को बाएं तरफ से जाने पर अक्षर दोहराने की समय मात्रा बढ़ाती है, जबकि दाएं तरफ ले जाने पर अक्षर दोहराने की समय मात्रा घटती है। ठीक, तो इस तरीके से। और दूसरा देखिए, कीबोर्ड के अक्षर दोहराने की गति बदलने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड के स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर तथा साउंड कीबोर्ड। अक्षर दोहराने के अंतर्गत अक्षर दोहराने की गति को कम करने के लिए दोहराने स्लाइडर को बाएं और दोहराने की गति अधिक करने के लिए दाएं ले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, फैक्स एवं प्रिंटर की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो फैक्स एवं प्रिंटर सेटिंग के लिए निम्न चरण है। पहले विंडो स्टार्ट मेन्यू द्वारा प्रिंटर और फैक्स मेन्यू खोलें। सुरक्षित प्रिंट के लिए कॉन्फ़िगर प्रिंटर पर राइट क्लिक करें। तीसरा, पोर्ट टैब, आईपी पोर्ट का चयन, उसके बाईं ओर स्थित चेक मार्क पर कॉन्फ़िगर के लिए क्लिक करते हैं। चौथा, इसमें प्रिंटर का नाम पता करते हैं। यदि डोमेन नाम, आईपी एड्रेस ना पता हो तो आईटी समर्थन कर्मियों से संपर्क करें। इसके बाद देखिए, दूसरा जो था वो फॉन्ट्स था। आपने देखा है जो हमने शुरू किया था, अब फॉन्ट्स हमने पढ़ा था, कंट्रोल पैनल में ही फॉन्ट्स होते हैं। तो फॉन्ट्स किसी संख्या, अक्षर, प्रतीक या किसी अन्य प्रकार के अक्षर के आकार, रिक्त स्थान के साथ निश्चित प्रकार के प्रारूप का वर्णन करता है। विंडो, स्क्रीन या प्रिंट के लिए दोहरे फॉन्ट भी होते हैं। तो देखिए, विंडो उपयोगकर्ता के लिए फॉन्ट्स स्थापित करने के निम्न चरण है। फॉन्ट्स में आपको चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे, फिर फॉन्ट्स विकल्प चुनेंगे। जिस फॉन्ट्स को आप स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए स्थापित विकल्प चुने। ठीक है, तो इस तरीके से फॉन्ट्स आप चेंज कर लेंगे, ये भी आप समझ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम प्रबंधन, प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे सिस्टम प्रबंधन, जो हमारा सिस्टम है
उसमें तरह तरह की चीजें हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये हमने देखना। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर मैनेजमेंट, फॉन्ट्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, तो एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं जब काम रहता है। जब नहीं काम रहता है किसी एप्लीकेशन का तो उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का जब हमें काम रहता है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं, काम नहीं रहता है तो अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम को स्थापित करने की विधि, मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स। नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की विधि निम्नलिखित है। पहला हम सीखेंगे प्रोग्राम प्रबंधन में दो चीजें सीखनी है, प्रोग्राम को स्थापित करना मतलब प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, और दूसरा प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना, यही इतना है। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल के विकल्प पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ऐड और रिमूव प्रोग्राम आइकन को क्लिक कीजिए और इससे आपकी विंडो खुल जाएगी। दूसरा, इस विंडो में पहले से स्थापित किए गए प्रोग्राम की सूची दिखाई जाती है। नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम के आइकन को क्लिक कीजिए। इस विंडो में सीडी या फ्लॉपी बटन पर क्लिक कीजिए जिससे इंस्टॉल प्रोग्राम का पहला डायलॉग बॉक्स खुल जाए। फिर देखिए पांचवा स्टेप, जिस सीडी या फ्लॉपी पर प्रोग्राम दिया जाता है उसे उसकी ड्राइव में लगाकर इस डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इससे विंडो पर उस फ्लॉपी या सीडी में स्थापना के प्रोग्राम एक्ससी एग्जीक्यूट इंस्टॉल डॉट exe को स्वयं खोजना और मिल जाने के बाद उसका नाम एक डायलॉग बॉक्स में दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से इंस्टॉल की प्रक्रिया होती है। इसके बाद देखिए, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की विधि हम देखेंगे। तो प्रोग्राम को हटाने के निम्नलिखित स्टेप है। पहला, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा देखिए, एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, तीसरा स्टेप है, इस कंट्रोल पैनल में विंडो में प्रदर्शित होने वाली ऐड और रिमूव आइकन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम को दर्शाता है। जिस प्रोग्राम में रिमूव करना होता है उसे सेलेक्ट करके चेंज और रिमूव बटन पर क्लिक करते हैं, प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जाकर के ऑल प्रोग्राम्स का लिस्ट आता है। फिर जिस प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल या चेंज करना है उस पर आप क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी चीजें हम डिलीट करते हैं वह कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। और आप दोबारा उसको, अगर जो चीज आपने डिलीट की है आपको वह दोबारा चाहिए तो आप उसको रिस्टोर कर देते हैं रिसाइकल बिन में, और वह दोबारा उसी स्थान पे वह फाइल उसी तरीके से पहुंच जाती है। अब देखिए, विंडो नष्ट फाइलों को रिसाइकल बिन में संग्रहित स्टोर कर देता है। रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर स्थित होता है। रिसाइकल बिन के प्रयोग से त्रुटिवश हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किसी फाइल या शॉर्टकट को पुनः प्राप्त करने के लिए रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करते हैं। एक साथ कई आइटम को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आइटम को क्लिक करते समय कंट्रोल बटन को दबाए रखें और फिर फाइल मेन्यू में रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गलती से कुछ चीजें डिलीट हो जा रही सिस्टम में तो हम उनको दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं रिसाइकल बिन की मदद से। यह डेस्कटॉप पे एक आइकन होता है, एक एप्लीकेशन होता है, और इसके द्वारा जो भी डिलीट की गई चीजें हैं उनको या तो परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है कि हमें कभी इसकी जरूरत नहीं है, या फिर अभी अगर जरूरत है, डिलीट हो गया था गलती से, तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कैलकुलेटर एक ऐसी मशीन है जो गणितीय संक्रियाओं को हल करने में सहायता करती है तथा उसको सरल बनाती है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसे गणित संबंधी साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि करने में उपयोग किया जाता है। तो कैलकुलेटर हो जाता है सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस पेंट। तो एमएस पेंट एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्राफिक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें उपलब्ध ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके अलग अलग तरह की ड्राइंग एवं ग्राफिक्स बनाई जा सकती है।
MS पेंट के ड्राइव टूल्स जैसे ब्रश, रबर, पेन, आकृति निर्माण सहायक ब्रश, इरेजर, पेन, शेप जनरेटर आदि होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने कंप्यूटर में यूज किया होगा। इसके द्वारा विभिन्न तरीके के जो डिजाइन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वह बनाई जा सकती हैं कंप्यूटर में। इसके बाद देखिए नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। यह विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने में कंप्यूटर उपयोगकर्ता की सहायता करता है। नोटपैड में क्या होता है, कोई चीजें आप लिख सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा गेम है। तो गेम से आप सभी परिचित हैं। तो कंप्यूटर में गेम या पर्सनल गेम के रूप में जाना जाने वाला पीसी गेम, वीडियो गेम एक पर्सनल कंप्यूटर पर खेला गया गेम है। उपयोगकर्ता निर्धारित गेमिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा आमतौर पर इनपुट प्रोसेसिंग और वीडियो आउटपुट का प्रयोग करता है। इसका उपयोग खाली समय का उपयोग करने तथा मनोरंजन के लिए किया जाता है। गेम आपको पता है क्या होता है, और ये हम लोग कंप्यूटर पे भी खेल सकते हैं, जैसे मोबाइल में लोग खेलते हैं। अब इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इस चैप्टर से आपके जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रबंधन एवं प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, वह देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि यह क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर तो नहीं होगा। फिर कंप्यूटर सिस्टम में तो सारी चीजें आ जाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोग्राम एवं प्रबंधन, तो इसमें प्रोग्राम भी होते हैं, प्रबंधन भी होते हैं, लेकिन इससे सटीक क्या है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम होता है, यह जो सॉफ्टवेयर होता है, यह मास्टर होता है सभी का, मतलब सबसे बड़ा। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि सबसे बड़ा। तो ऑप्शन ए, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य में देखिए ऑप्शन से सेवा करना, संचार करना, प्रोग्राम को सेव करना, प्रोग्राम को प्रोसेस करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वह संचार करना होता है, सभी में कम्युनिकेशन बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्गीकरण है वह कितने आधार पे किया गया है, आपको पता है, 2 आधार पे किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 आधार किन किन आधारों पे किया गया है, आपको पता है, प्रयोग के आधार पे ऑन बेसिस ऑफ यूजेस, और दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पे ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार का होता है, सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा जो होता है वह सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, तीसरा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। और अगर इस पे आधार पे देखें, प्रोसेसिंग के आधार पे, तो बहुत सारे, लगभग 10 आपको मिल जाएंगे, 10 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुख्यतः 2 आधार पे वर्गीकरण किया गया है। अब इसके बाद देखिए चौथा है, यूजर तथा सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण को समर्थ बनाता है। यूजर और सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण को कौन समर्थ बनाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण को जो ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थ बनाता है वह होता है इंटरैक्टिव, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैकिन्टॉश आपको पता है, यह एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेटवर्क जो होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, आपको पता है नेटवर्क का काम। तो ऑप्शन सी यह है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए छठवां, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया किसने, एप्पल ने, डेल ने, लेनोवो ने, असूस ने। तो अभी मैंने आपको बताया मैकिन्टॉश को किसने डेवलप किया था, एप्पल कंपनी ने, जो मोबाइल की एप्पल कंपनी आती है वही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, लिनक्स का विकास किया गया। लिनक्स का
विकास किस सन में हुआ, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो हुआ था वह 1968 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, नष्ट फाइलों का संग्रह होता है कहाँ पे? टास्क बार में, माई डॉक्यूमेंट में, माई कंप्यूटर में या रिसाइकल बिन में? तो नष्ट यानी कि जो डिलीट फाइलें होती हैं, जो डिलीटेड फाइलें होती हैं, डिलीट फाइलें होती हैं, वह कहाँ पे संग्रहित होती हैं? रिसाइकल बिन में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज के किसके दो प्रकार होते हैं? अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्क्रॉल बार आपको पता है, इस तरीके से किनारे पे क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है किसी भी पेज पे, और नीचे भी होता है, आपको पता है पेज अगर बड़ा हो तो। यह स्क्रॉल बार के दो प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा और क्षैतिज यानी कि जमीन के पैरेलल। तो ऑप्शन बी स्क्रॉल बार के हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 10 है, मुख्य फाइल फोल्डर के अंदर बनी सब फाइल फोल्डर को कहते हैं? कौन सी फाइल कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड फाइल या फोल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने देख लिया, और आपका जो तीसरा चैप्टर है यह पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देख लिया, किस तरीके से एक जो यूजर इंटरफेस होता है कंप्यूटर में, किस तरीके से काम होता है कंप्यूटर में, पहले से जो सॉफ्टवेयर होता है वह कितना आसान बनाता है कंप्यूटर को चलाना, ये सारी चीजें हमने देख लिया। उम्मीद है कि यह जो तीसरा चैप्टर है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जो सवाल और सुझाव हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, तो आपका कमेंट मस्ट है। क्लास आपको कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, अभी तक आप जो पढ़े 3 चैप्टर वह कैसा लगा, ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताना, जरूर आपको बताना ही बताना है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इतने मेहनत से मैं आपके लिए सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं, तो आपका बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि आप कमेंट करें। और यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, और 5 दोस्तों में कम से कम आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और सभी ग्रुपों में शेयर करना है, ताकि सभी जो हमारे भाई बहन हैं डीएलएड के, सभी इन क्लासेस को देख पाए, उनका लाभ उठा पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और ये सभी पीडीएफ जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी है, इसके लिए अगर आप सीरियस हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे अंक आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लास, उसका पीडीएफ, उसका टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, और ये जो पीडीएफ नोट्स बन रहे हैं इन सभी नोट्स का आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही जो एक मास्टर क्लास हम लोग लेकर के आते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस हम लोग एक क्लास में कवर करते हैं, वो क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनका सोल्यूशन 5 सालों का, और जो आपकी सीरीज आती है राजन पॉन सीरीज, उसका पूरा सोल्यूशन, उसका पीडीएफ, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में। ठीक है, नाम मात्र का जो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो जरूर आप लोग परचेज करिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप यहाँ यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्टरबेंस रहती, प्रचार आता है और सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए हमारा ऐप आप डाउनलोड जरूर करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।